नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की लिस्ट में 2 और बड़े नामों का खुलासा। जासूसी लिस्ट में उद्योगपति अनिल अंबानी और सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा का भी नाम शामिल। कृषि मंत्री किसानों को खुले मन से चर्चा के लिए दावत देते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी किसानों को मवाली और षड्यंत्रकारी ठहराती हैं। कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में लगा महाराष्ट्र अब मानसून की दोहरी मार से परेशान। राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली मुकादम की बेटी नूर मुकादम की मंगलवार रात इस्लामाबाद में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शौकत अली मुकदमा दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में बुधवार रात से हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। खबरें विस्तार से। इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की लिस्ट में 2 और बड़े नामों का खुलासा हुआ है। जासूसी लिस्ट में उद्योगपति अनिल अंबानी और सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा का भी नाम शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने 2018 में सीबीआई के पूर्व प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके फौरन बाद ही वर्मा का नाम पेगासस की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अधिकारी टोनी जेसुदासन के साथ उनकी पत्नी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि अनिल अंबानी वर्तमान में उसी फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एडीए की ओर से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दसा एविएशन के प्रतिनिधि वेंकट राव पोसिना साब इंडिया के प्रमुख इंद्रजीत सियाल और बोइंग इंडिया के प्रमुख प्रत्युष कुमार के नंबर भी 2018 और 19 में विभिन्न अवधि में लीक आंकड़ों में शामिल हैं। इसके साथ ही फ्रांस की कंपनी एनर्जी ईडीएफ के प्रमुख हरमनजीत नेगी का फोन भी लीक आंकड़े में शामिल है। फ्रांस से राफेल डील को लेकर विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते रहे हैं। आखिर किसान किसकी बात पर भरोसा करे? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या फिर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर। एक तरफ कृषि मंत्री किसानों को खुले मन से चर्चा के लिए दावत देते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी किसानों को मवाली और षड्यंत्रकारी कहती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। किसान संगठनों को कृषि सुधार कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसे बताएं, सरकार उसका समाधान करेगी। इस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों के धरने पर किए गए सवाल पर 2 टूक कहा कि उन्हें किसान मत कहिए, वे मवाली हैं, षड्यंत्रकारी हैं। किसानों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह कामकाज छोड़कर धरने और विरोध प्रदर्शन पर बैठें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीनाक्षी लेखी से पूछा गया कि सरकार ने ही तो उन्हें जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने की अनुमति दी है। अगर वे मवाली हैं तो उन्हें अनुमति क्यों मिली? इस पर लेखी ने कहा कि लोकतंत्र है, यहाँ धरने और विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन उनकी संसद से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेगासस जासूसी मामले में लेखी ने कहा कि इस पूरी कहानी में डायरेक्टरी के येलो पेज में दर्ज फोन नंबरों की एक लिस्ट क्रिएट की गई, सर्कुलेट की गई और इस स्टोरी को फैला दिया गया। यह एक बिना प्रमाण और तथ्यों के फैब्रिकेशन से बनी कहानी है। यह स्टोरी खुद कहती है लीक डेटा अपराध है, यह जालसाजी है, मानहानि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने इस पूरी स्टोरी को गढ़वाया। हैरी पॉटर में जैसे 2 मिथिकल यानी मनगढ़ंत कैरेक्टर थे, ठीक वैसे ही इस स्टोरी को भी गढ़ा गया। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद इस बयान पर दे चुकी है।
कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में लगा महाराष्ट्र अब मॉनसून की दोहरी मार से परेशान है। राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही यवतमाल, ठाणे, कोल्हापुर, अकोला और मुंबई में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान रत्नागिरी जिले को हुआ है। यहाँ नदियों और डैम के ओवरफ्लो होने के कारण चिपलून शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। यहाँ शहर और गलियों में 15 से फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक से लेकर बस स्टैंड, घरों और सड़कों में पानी लबालब भरा हुआ है। चिपलून बस स्टैंड में खड़ी बसों की सिर्फ छत दिख रही है। घरों का सामान पानी में तैर रहा है। सड़कों पर खड़ी कारें जल समाधि ले चुकी हैं। वहीं इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों में भी 6000 से ज्यादा लोग पानी में फंसे हुए हैं। वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। रत्नागिरी और रायगढ़ में पानी भरने से जहां मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया, वहीं इगतपुरी के कसारा घाट में भारी बारिश से कहीं चट्टानें खिसक गईं तो कहीं रेल की पटरी बह गई। नतीजा मध्य रेलवे पर टिटवाला से इगतपुरी तक और अंबरनाथ से लोनावाला तक घंटों रेल यातायात बंद रहा। चिपलून में स्थानीय बाजार, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन सभी डूबे हैं। खेड़ और महाड़ में भी स्थिति गंभीर है, जहां बचाव कार्य जारी है। खेड़ में जगबुड़ी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली मुकादम की बेटी नूर मुकादम की मंगलवार रात इस्लामाबाद में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शौकत अली मुकादम दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी ने बताया, पहले नूर को गोली मारी गई, फिर किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। इस घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। इस सिलसिले में जहीर जाफर नाम के एक व्यक्ति और साजिश में साथ देने के आरोप में नूर की एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख आरोपी जाफर इस्लामाबाद की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का बेटा है। पुलिस के मुताबिक नूर ने जाफर से ब्रेकअप किया था, जिसके चलते जाफर ने उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को नूर आरोपी से मिलने उसके घर गई थी। उसके बाद से ही उसने अपने पिता से कोई संपर्क नहीं किया। पुलिस का दावा है कि हत्यारा ड्रग का शौकीन है और उसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। इससे पहले 16 जुलाई को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अखिखिल की बेटी सिलसिला अखिखिल का इस्लामाबाद में अपहरण हुआ था, जिसके कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने इस अपहरण की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। इस घटना के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी शुरू हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सक्रिय होने और इसमें पाकिस्तान की भी साथ होने के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच हालात पहले से ही नाजुक हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में बुधवार रात से हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। खेल के मैदान तालाब बन गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। अथाई खेड़ा में कई लोगों के घर गिर गए। तलैया मोहल्ले में घरों में नाले का पानी घुस गया। वहीं बेघर हुए लोगों को स्कूल भवन में शिफ्ट किया गया। अथाई खेड़ा में कैथन नदी उफान पर है। मौसम विभाग के अनुसार सिरोंज में 9 इंच बारिश हुई। मध्य प्रदेश में मानसून ने समय से पहले धमाकेदार एंट्री के बाद से रूठ गया, लेकिन एक बार फिर मानसून लौटा। गुरुवार को भोपाल समेत प्रदेश के इलाकों में बारिश की बौछारें पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली। विदिशा के सिरोंज, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में तो जमकर बारिश हुई। इसके अलावा खंडवा, इंदौर, भिंड, रीवा और जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। शहरी क्षेत्रों में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में सुबह से बादल छाए। भोपाल में रात को बूंदाबांदी हुई। गुना में दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अब बारिश होने लगी है। अभी बंगाल में लो प्रेशर एरिया बना है। इसके अलावा अरब सागर में भी हलचल है। अगले 24 घंटों के दौरान एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश में नीचे आ जाएगी। इससे अगले 4-5 दिन तक बारिश होगी। इसके साथ ही 27 को भी एक सिस्टम बनते दिख रहा है।
अगर वह समय पर बन गया तो प्रदेश में लगातार 8 दिन से ज्यादा बारिश का स्पेल रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय है। मॉनसून ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, चुर्क, रांची, बालासोर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर दाब क्षेत्र तक विस्तृत है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर फिर कुछ राहत देने वाली खबर है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद इसके मामलों में गिरावट नजर आई है। गुरुवार को 34,861 मरीज मिले, 38,300 ठीक हुए और 481 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,018 की कमी आई। नए और एक्टिव केस के 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद फिर एक बार कम हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को 42,128 नए मरीजों की पहचान हुई थी और 36,876 ठीक हुए थे। उस दिन एक्टिव केस में 1,237 की बढ़त देखी गई थी। ऐसे ही बुधवार को 41,688 केस और 38,891 मरीज रिकवर हुए। तब एक्टिव केस में 2,278 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट करके 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कक्षाएं शुरू होने का फैसला किया गया। कोचिंग और कॉलेज खोलने की तारीख बाद में तय होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से मार्च से ही स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद है। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं शुरू करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। मंत्रिपरिषद ने स्कूल, कॉलेज खोलने पर एक्सपर्ट की राय जानी। कोरोना कोर ग्रुप के एक्सपर्ट्स ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया। मंत्रिपरिषद में यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना और सभी सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बीच के लिए स्कूलों में कक्षाएं शुरू की जाएं। बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि छोटे बच्चों को खतरा नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आगे कोई दिक्कत आएगी तो देख लिया जाएगा, पर एक बार सभी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में और गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए स्कूल खोलना जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। गृह विभाग जल्द एसओपी जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने 6 से 12वीं कक्षा तक में बच्चों को स्कूल बुलाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर आपत्ति की थी।
शिक्षा विभाग ने इससे पहले कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को स्कूल बुलाने का प्रस्ताव भी दिया था। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की जानकारी राज्यसभा में दी है। हकीकत इससे उलट है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई थी। शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की सांसें थम गई थी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अस्पतालों में न मरीज भर्ती करने से मना कर दिया था। शर्त थी कि ऑक्सीजन की व्यवस्था मरीज को ही करनी होगी। अस्पतालों के बाहर मरीजों और उनके परिवार वालों की चीत्कार शायद ही कोई भूल पाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोर्ट मित्र की ओर से याचिका के माध्यम से प्रदेश में अप्रैल 15 बड़ी लापरवाही के बारे में बताया गया था। इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होने की बात कही गई थी। इस दौरान सबसे अधिक मौतें ग्वालियर और भोपाल में होना बताया गया था। पूरे प्रदेश में अप्रैल माह में ऑक्सीजन की कमी से 60 मौतों के आंकड़े भी दिए गए थे। हालांकि सरकार ने जवाब में कोर्ट को बताया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ग्वालियर के जेएएच परिसर में बने केआरएच की तीसरी मंजिल पर मेल वार्ड में 27 अप्रैल की सुबह 9 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इससे वहां भर्ती मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर और मरीजों के घर वालों ने अम्बू बैग से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनट में उखड़ती सांसों के थमने का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक मरीज मरते रहे और डॉक्टर लाचार खड़े दिखते रहे। 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार वालों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ अस्पताल छोड़कर मेडिकल कॉलेज में भाग गए थे। हंगामे की सूचना पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षण और पटवारियों की पोस्टिंग गृह तहसील में नहीं की जाएगी। मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में किसान मंच के पदाधिकारियों ने सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि रजिस्ट्री होते ही नामांतरित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। भूमि नामांतरण समय सीमा में गांव में पंचायत के प्रस्ताव से करने के साथ ही पटवारी ही कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज करें। उन्होंने अफसरों से कहा कि पटवारियों की जवाबदारी निश्चित की जाए। शिवराज ने कहा कि बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर नोटरी कराने पर तहसीलदार द्वारा किया जाए। विभाग द्वारा खसरा B1 में एक की गई त्रुटियों के साथ खेतों के परंपरागत रास्ते नक्शे में अंकित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पटवारियों को राजस्व के कार्य के लिए ही अधिकृत किया जाए। अन्य काम व प्रोटोकॉल के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण के लिए स्थापित नई व्यवस्था की जन समस्या को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त माह में 1 सप्ताह का विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के दौरान हुई त्रुटियों के सुधार के लिए किसानों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गुरुवार को राजभवन का घेराव किया। इसके बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जांच की मांग रखी गई। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए राजीव भवन से निकले। बीजेपी को देशद्रोही कहा और सरकार पर नागरिकों के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। करीब 45 मिनट पैदल मार्च करते प्रदर्शनकारी राजभवन के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने साक्षरता चौक के पास बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इसके चलते कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए।
बाद में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने राजभवन के भीतर गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, मंत्री कवासी लखमा, विधायक धनेन्द्र साहू, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, उपाध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर, प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय, विधायक लक्ष्मी ध्रुव, विधायक अनिता शर्मा, विधायक हरीश कंवर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्ण चंद्र पाढ़ी, रायपुर महापौर एजाज ढेबर आदि शामिल थे। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजरायली कंपनी एनओएस और उसके पेगासस स्पाईवेयर से दुनिया भर के लोगों के सेलफोन हैक कर जासूसी कराने के खुलासे के बाद विवाद जारी है। ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट में देश के जिन लोगों के नाम इस जासूसी कांड के प्रभावितों की सूची में आए हैं, उनमें से 7 छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। सभी बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के आदिवासी समूहों के साथ काम करने वाले मानवाधिकारों कार्यकर्ता हैं। दैनिक भास्कर ने इसमें से एक और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक मंडल के आलोक शुक्ला से बात की। इस दौरान आलोक शुक्ला ने सवाल उठाया कि आदिवासी अधिकारों, जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण का मुद्दा उठा रहे लोगों से राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन सा खतरा पैदा हो गया जो सरकार को उनका फोन हैक करने की जरूरत पड़ गई। ये 2018 की बात है। उनके पास व्हाट्सएप पर अनजान और अजीब सीरियल वाले नंबरों से वीडियो कॉल आते थे। ऐसा लगातार 4 दिनों तक हुआ। उस दौरान दिन भर में ऐसे कॉल कई बार आते रहे। उन्होंने कभी रिसीव नहीं किया, उसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। 2018 के आखिर में उनके पास व्हाट्सएप की ओर से एक ही मैसेज आया कि आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश हुई है। व्हाट्सएप ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप की सुरक्षा से जुड़ी टीम से संपर्क करने को कहा गया। उस समय हम में से किसी ने ऐसे फ़ोन हैक होने की बात सुनी नहीं थी। व्हाट्सएप के संदेश को हमने भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस विषय पर बहुत चर्चा भी नहीं हुई। मई 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी जांच शुरू की और नंबर वहां पाकर संपर्क किया, तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा फ़ोन कितने सोफिस्टिकेटेड साइबर जासूसी के निशाने पर था। उस बार यहाँ से मेरे साहित 5 लोगों, बेला भाटिया, शालिनी गेरा, डिग्री प्रसाद चौहान और शुभ्रांशु चौधरी का नाम सामने आया था। जिले के बगाली थाना क्षेत्र के ग्राम मालीपुरा में दिनेश पिता मांगीलाल निवासी मालीपुरा के साथ सेल्समैन सहित कुछ लोगों ने मारपीट करी। वह उचित मूल्य की दुकान पर राशन और कैरोसिन लेने गया था। पहले तो सेल्समैन राधेश्याम चौधरी ने काफी देर तक इंतजार करवाया। इसके बाद राशन नहीं होने की बात कहकर भगा दिया। दिनेश ने आपत्ति जताई तो उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन राधेश्याम समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। दिनेश का कहना है कि जब वह दुकान पर पहुंचा तो राधेश्याम नशे में धुत था। उसने आपत्ति जताई तो मारपीट
करने लगा। इसके अलावा आदिवासी समाज ने बागली एसडीएम के बाद तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें सेल्समैन को हटाने की मांग की गई है। लगातार दूसरे दिन सुबह सुबह फिर बीकानेर में भूकंप के झटके लगे, लेकिन केंद्र बुधवार की तुलना में आए भूकंप से 70 किलोमीटर ज्यादा दूर होने से तीव्रता कम रही। इससे बीकानेर फिर नुकसान से बच गया। गुरुवार को सुबह 7:42 पर आए भूकंप का केंद्र पाकिस्तान रहा। भूकंप केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर दूर था और गहराई 15 किलोमीटर तक। इसीलिए बुधवार की तुलना में तीव्रता 4.8 रही, जो बुधवार की अपेक्षा 0.5 कम थी। नुकसान न तो बुधवार को हुआ और न ही गुरुवार को, लेकिन लगातार 2 दिन आए भूकंप ने लोगों को अब चिंता में जरूर डाल दिया है। लोग सोचने लगे हैं कि आखिर क्या बीकानेर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील केंद्र बन गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आए भूकंप का असर सिर्फ बीकानेर तक रहा। बुधवार को तो लोग सो रहे थे, इस वजह से कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार को ज्यादातर लोग जागे हुए थे, लेकिन तीव्रता कम होने से लोगों को पता नहीं चल पाया। अलवर के मालाखेड़ा के महुआ खुर्द गांव में एक 14 साल के लड़के ने अपने दादा के भाई के घर से 30 लाख रुपए कैश चुरा लिए। इस काम में उसका साथ 19 वर्षीय पड़ोसी युवक ने दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पड़ताल कर पड़ोसी युवक जुनैद पुत्र साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। 14 साल के किशोर को निरुद्ध किया गया है। 16 जुलाई को उमर खां के घर में घुसकर संदूक का ताला तोड़कर रकम चोरी की गई थी। पुलिस ने 27 लाख रुपए दोनों से बरामद भी कर लिए हैं। मालाखेड़ा थाना के एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि 16 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस बड़ी मशक्कत कर चोरों तक पहुंची। इसमें एक नाबालिग है। नाबालिग ने खुद को 10वीं क्लास का छात्र बताया है। दूसरा 19 साल का युवक है, वह 12वीं में पढ़ता है। इन दोनों ने योजना बनाकर उमर के घर से रकम पार की थी। 17 लाख रुपए नाबालिग से मिले और 10 लाख रुपए जुनैद से मिले। पुलिस ने बताया कि उमर ने कुछ दिन पहले जमीन बेची थी, उसका पैसा घर में रखा था। ये उन दोनों को पता लग गया। इसके बाद उन्हें संदूक तोड़ा और रकम ले गए। परिवार के लोगों को 16 जुलाई सुबह पता था। परिवादी ने बताया कि जमीन के बदले जमीन खरीदनी है, इस कारण रकम घर पर रखी थी। आरोपियों के पास से ताला तोड़ने वाला औजार भी पुलिस ने बरामद किया। उमर का आधार कार्ड भी आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चुराई रकम को खर्च नहीं कर पाए। असल में परिवारजन ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी और पुलिस की नजर लगातार बनी हुई थी। इस कारण ये कहीं बाहर नहीं जा पाए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ कल रात से चल रही है। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि वारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर की तलाशी का काम शुरू किया। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुरक्षा बल फ्लड लाइट्स लगाकर इलाके को घेरे हुए हैं ताकि आतंकी मौके से भागने न पाए। देर रात तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।